11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसका नाम है विकास, मतलब चैप्टर है विकास, और इसके हम सभी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो विकास क्या है। तो विकास क्या है, तो विकास का जो संबंध है वो उन्नति यानी अमीरी, यानी किसी भी देश की अमीरी अगर हो या किसी भी देश का प्रगति हो या यानी बढ़ोतरी हो या उसकी उन्नति हो तो हम कहेंगे कि वो देश विकास कर रहा है। जैसे कि बांध बनना, पुल बनना, तो इससे क्या होगी, उसकी अमीरी और प्रगति को प्रकट किया जाएगा। तो ये क्या है, विकास है। ठीक है। अब है कि सतत पोषणीय विकास क्या है, हमारा क्या है, सतत पोषणीय विकास क्या है। तो सतत पोषणीय विकास में हम संसाधनों का उपयोग ऐसे विकास की इच्छा करते हैं, यानी संसाधनों को उपयोग करके हम ऐसे विकास की इच्छा करते हैं, यानी ऐसे विकास की इच्छा करते हैं जिससे कि संसाधन ना नष्ट ना हो। ठीक है। सबसे पहले कि संसाधन का प्रयोग हम ऐसे करते हैं ताकि संसाधन नष्ट भी ना हो और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ना उनको ये संसाधन बना रहे, यानी उन्हें भी संसाधन ये प्राप्त हो। और दूसरा क्या है कि पर्यावरण तथा उद्योगों के बीच में तालमेल बना रहे, यानी पर्यावरण को नुकसान ना हो। ये भी सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य है। तो सतत पोषणीय विकास में हमने क्या पढ़ा कि सतत पोषणीय विकास क्या है कि संसाधनों का उपयोग करके ऐसे विकास की इच्छा किया जाता है कि जिससे कि संसाधन नष्ट भी ना हो और हमारी आने वाली पीढ़ी को ये संसाधन बना भी रहे। और ये उद्योग तथा पर्यावरण के बीच में तालमेल बनाता है, क्योंकि अगर तालमेल इन दोनों के बीच में नहीं बढ़ेगा तो उद्योग पॉल्यूशन फैलाएंगे और पर्यावरण खराब हो जाएगा, और हमें तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1950 से 60 के दशक तक अफ्रीका तथा एशिया जैसे देशों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। तो अफ्रीका और एशिया जो है वो गरीब देश है। ठीक है। तो इनके समक्ष किस चीज़ की चुनौती होगी, तो गरीबी की, बेरोजगारी की, है ना, निर्धनता की, निम्न शिक्षा, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो क्या शिक्षा वहाँ पे प्राप्त होगी, क्या वहाँ पे चिकित्सा होगी, नहीं होगी ना। और अगर पैसा नहीं होगा तो निर्धन कहलाएंगे। और पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी है। ठीक है। तो आप एक दूसरे से जोड़ के आप इसका आंसर कर सकते हो। तो यानी 1960 और 1950 से 60 के दशक में एशिया और अफ्रीका के सामने कौन कौन सी चुनौती थी, बेरोजगारी, निर्धनता, निम्न शिक्षा और चिकित्सा की। क्यों थी, क्योंकि ये अपने आप को ना बोलते थे कि इनके संसाधनों का प्रयोग औपनिवेशिक शासकों ने किया, ये किसी के गुलाम थे, तो ये जो संसाधन है इनके संसाधनों का प्रयोग इनके हित में ना करके उन्होंने अपने हित में किया, तो ये अपने पिछड़ेपन का ये कारण बताता है। ठीक है। फिर एक विकास का उद्देश्य क्या है, कि हम विकास क्यों करते हैं। तो सबको पता है कि हम विकास क्यों करते हैं, क्योंकि रोजगार में इससे वृद्धि होती है, कि लोगों को रोजगार मिलता है। अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता आती है। आत्मनिर्भरता मतलब अर्थव्यवस्था में हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं, यानी अपना माल स्वयं ही उगाना। ठीक है। फिर व्यक्ति तथा समाज तथा देश का ना विकास, यानी सर्वांगीण यानी संपूर्ण रूप से विकास होता है। ठीक है। तो ये सभी जो हमारा आंसर हो गया। अब है कि विश्व हमारा है कि आज विश्व के विकास के जो आज है विश्व जो है वो विकास के किस मॉडल का अनुसरण कर रहा है। तो जो अभी बाजारी अर्थव्यवस्था है ना वो सबसे ज़्यादा प्रचलित चल रही है। अभी आपको पता ही होगा कि सभी चीज़ों का निजीकरण हो रहा है, तो ये बाजारी अर्थव्यवस्था का ये रूप है। ठीक है। बृहद परियोजना के विरुद्ध चलाए गए किसी एक आंदोलन का नाम बताओ। तो बृहद परियोजना क्या होती है, तो जो बांध बनाते हैं ना तो वो परियोजना होती है। ठीक है। तो इसके विरुद्ध कौन सा एक आंदोलन चलाया गया था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सी मतलब कौन से बांध के लिए, तो सरदार सरोवर बांध। ठीक है। सरदार सरोवर बांध। ठीक है। अब है हमारा कि बाजारी अर्थव्यवस्था, यानी बाजारी अर्थव्यवस्था के कार्य क्या होते हैं। बाजारी अर्थव्यवस्था के क्या कार्य होते हैं, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और ये नाम ही से पता चला कि ये पूंजी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी पैसा इनको ज़्यादा चाहिए, भले ही समाज का कल्याण हो या ना हो। ठीक है। ये खुली प्रतियोगिता रखते हैं कि और मुक्त व्यापार, यानी ये बोलते हैं कि मैं प्रतियोगिता यानी कंपटीशन करने के लिए और फ्री मार्केटिंग करने के लिए मैं मतलब तत्पर हूँ। मुख्य उद्देश्य इनका है क्या, अधिकतम लाभ कमाना, क्योंकि ये हमेशा पैसा ही देखते हैं। ये निजी क्षेत्र में सक्रिय होते हैं। समाजवादी व्यवस्था क्या है, तो समाजवादी नाम से पता चलता है समाज के बारे में सोचेगी। किसके बारे में सोचेगी, समाज के बारे में। तो ये सामाजिक कल्याण पे ध्यान केंद्रित करती है। और समाज के बारे में कौन सोचता है, सरकार सोचता है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र जैसे गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं ना उनमें ये सक्रिय होते हैं। और इसे केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि ये केंद्र के द्वारा नियोजित की जाती है और सरकारी हस्तक्षेप इसमें होता है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है। अब है कि भारत जो है, भारत ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है, तो भारत ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था।
मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जो कि समाजवादी यानी समाजवादी तथा पूंजीवादी का जो है मिक्सचर है, ठीक है, पूंजीवादी का मिक्सचर है, तो ये किसे कहते हैं हम? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो समाजवादी तथा पूंजीवाद का मिक्सचर है, ठीक है, तो इसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक कल्याण पे भी सामाजिक कल्याण पे भी ध्यान देते हैं और लाभ अधिकतम पे भी, ठीक है। समाजवादी व्यवस्था क्या है? दोबारा समझा देता हूँ। समाजवादी व्यवस्था यह है, ये सामाजिक कल्याण के लिए काम करती है, ये सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय होती है, ये केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था है और सरकारी हस्तक्षेप इसमें होता है। भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब है विकास की, अब है कि विकास की वे कीमत जो पर्यावरण को चुकानी पड़ी। तो ऐसी कौन सी कीमत है जो पर्यावरण को चुकानी पड़ी? क्या पर्यावरण को नुकसान हुआ? तो पेड़ कटने, प्रदूषण बढ़ा, पेड़ कटे क्योंकि उद्योग लगाएंगे तो पेड़ कटेगा, उस उद्योग से प्रदूषण यानी धुएं निकलेंगे, धुआं अगर निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जो कि क्या करेगा? गर्म गैस होता है, और ये क्या करेगा? ग्लोबल यानी पूरे विश्व को ही क्या करेगा? वार्म यानी उसको गर्म करेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि इससे जो CFC जो होता है, ये सब जो होता है, तो ये क्या करेगा? ओजोन परत जो है ना उसमें छिद्र हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये पर्यावरण को जो नुकसान विकास के कारण चुकानी पड़े, ठीक है। अब है हमारा कि विकास की वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी। अब विकास की वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी उसमें क्या आएगा कि लोगों को विस्थापन होना पड़ा, उनकी आजीविका छिन गई। अगर समाज को चुकानी पड़ी तो जैसे अगर बांध बनाया, तो बांध बनाने से क्या होगा कि लोगों के जहाँ पे घर होंगे उनको हटाया जाएगा। अगर हटाया जाएगा तो वो वहाँ से हट जाएंगे, कहीं और पे शिफ्ट होंगे, तो उनकी रोजगार भी छिन गए, क्योंकि वो रोजगार तो आसपास ही करते हैं, और वो उनका जो जगह है वो भी विस्थापित हो गया, उनकी संस्कृति जो वहाँ पे चल रही थी उसका विनाश हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? अव्यवस्था भी वहाँ पे फैल गई, ठीक है। तो ये सब समाज को चुकानी पड़ी। अब हमारा कि विकास के मॉडल की आलोचना बताओ। तो विकास के मॉडल की क्या क्या आलोचना की गई कि विकास के कारण आजीविका खोनी पड़ी, ठीक है, तथा विस्थापन हुआ, है ना। विकास के मॉडल की आलोचना क्या है कि सभी ने बोला कि आजीविका हमें खोनी पड़ी और विस्थापन भी हुआ, इससे पर्यावरण को नुकसान भी हुआ और अनेक देशों ने कर्ज के नीचे दब गए। कि विकास के दो मॉडल थे शुरुआत में, एक बाजारी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो अगर अगर ये समाजवादी अर्थव्यवस्था जैसे लेते हैं तो इनको क्या करेगा कि इनको मतलब बड़े बड़े उद्योग खुद ही सरकार को खोलने पड़ेंगे, तो उसके लिए पैसा चाहिए, जिसके लिए कर्ज उन्होंने किससे लिया? अमीर देशों से, और वो कर्ज में दब गए। अब है हमारी कि विकास को मापने की धारणा क्या है। तो विकास को कैसे मापा जाता है? तो विकास टिकाऊ होना, ठीक है, टिकाऊ विकास यानी जो हम विकास कर रहे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मिले, ठीक है। पर्यावरण को कम से कम हानि होना, तो ये देखा जाता है विकास को मापने में कि विकास टिकाऊ है या नहीं है, या पर्यावरण को हानि पहुंचाता है या नहीं है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक मॉडल का विकास करना, ठीक है, यानी सभी के लिए, यानी लोकतांत्रिक यानी सभी के लिए ये मॉडल का विकास करना होता है, ठीक है। अब है कि मानव विकास को कौन मापता है? मानव विकास यानी HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी इसको कौन मापता है? तो UNDP मापता है। कौन मापता है? UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो विकास का मापन कौन करेगा? जिसके नाम में विकास आ गया, यानी मानव विकास क्या करता है? मानव विकास का मापन कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास मापने का तरीका क्या है कि ये देखते हैं कि मानव का विकास कैसे हो रहा है। तो मृत्यु दर देख के कि कहीं मात्र मृत्यु दर ज़्यादा तो नहीं है, कहीं जीवन का जो स्तर रेखा है वो नीचा तो नहीं है। अगर जीवन का स्तर रेखा जो है वो ऊपर होना चाहिए और मात्र मृत्यु दर अगर कम हो, यानी प्रति 1000 माताओं पे अगर इनकी जो संख्या है, मरने की संख्या अगर वो 18-16 ऐसे हो ना, तो ये कम माना जाता है, ठीक है। जीवन स्तर अगर हमारा अगर 75-70 हुआ तो इसे भी अच्छा माना जाता है, 75-70-80 जो है इसे अच्छा माना जाता है। और अगर इससे कम हुआ तो हमें मतलब बेकार माना जाता है। अब प्रति व्यक्ति आय या मतलब शिक्षा देखना लोगों का, यही कहलाता है कि मानव का विकास हो रहा है, ठीक है। तो मानव विकास का मापने का तरीका क्या है कि मात्र मृत्यु दर देखता है, जीवन स्तर देखता है तथा प्रति व्यक्ति आय तथा शिक्षा को देखता है, यानी ये सभी आंसर हमारा हो गया। अब साक्षरता दर क्या है? तो साक्षरता दर होता है कि 7 या उससे अधिक आयु के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनके अनुपात को ही कहते हैं साक्षरता दर। यानी जो 6 वर्ष से ऊपर जो होते हैं वो जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? उनके अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। अब एक शुद्ध उपस्थित दर की गणना के लिए कितने आयु वर्गों के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो शुद्ध उपस्थित दर की गणना के लिए 14-15 वर्ष के मतलब बच्चों को शामिल किया जाता है।
अब है कि किस व्यक्ति का जो BMI, अगर किसी व्यक्ति का BMI जो है 18.5 से कम है तो वो क्या कहलाएगा, कुपोषित कहलाएगा, क्योंकि 18.5 जो होता है वो स्वस्थ होता है और इससे नीचे होगा तो ये कुपोषित होगा। ठीक है। अब है कि भारत अपने भूजल भंडार का कितना अति अनुपात में उपयोग कर रहा है, तो भूजल भंडार का भारत 1/3 उपयोग कर रहा है। कितना? 1/3। नवीकरणीय संसाधन क्या है? अब है कि हमारा नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसका हम दोबारा प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, जैसे सूर्य की जो ऊर्जा है तो उसका हम प्रयोग करके दोबारा उसे प्राप्त कर सकते हो, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है। अब एशिया तथा अफ्रीका के देश किन्हें अपने पिछड़ेपन का कारण बताते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम औपनिवेशिक शासन ने हम पे शासन किया। ये मैंने बता भी दिया है ना कि औपनिवेशिक ने हम पे शासन किया, यानी जो भी ब्रिटेन है या फ्रांस है उन्होंने उन पे शासन किया और उन्होंने क्या किया कि संसाधनों को अपने हित के लिए प्रयोग किया, यानी अपने हित के लिए उद्योगों में या बाजार में किया और उन्होंने उनके संसाधनों को उनके हित के लिए नहीं किया, इसलिए वो पिछड़े रह गए।